स्टूडेंट्स, मधु साइंस क्लासेस जो यूट्यूब पे चल रही है इसमें आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय क्लास 10 का। पहला चैप्टर चल रहा है केंद्र सरकार। सर्वोच्च न्यायालय हमने शुरू कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और क्षेत्राधिकार शुरू हो गया, संगठन कंप्लीट हो गया। क्षेत्राधिकार कुछ हमने कल वाली क्लास में किया था। तो क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। तो सेकंड नंबर का जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है वो आज देखते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। यानी राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं इनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और ये अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने दिए गए हैं? 4 प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी क्षेत्राधिकार, विशिष्ट क्षेत्राधिकार, इस तरह से 4 अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इनमें किस तरह से कौन से मामलों की अपील की जा सकती है उसके बारे में बताती हूँ आपको। सबसे पहले संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें अनुच्छेद 132 के अनुसार, अनुच्छेद 132 में लिखा हुआ है कि अगर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, अगर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि जो भी विवाद है, विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो इस तरह के विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। प्रमाणित कौन करेगा? अनुच्छेद 132 के अनुसार हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा कि किसी भी विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो इस तरह के विवाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा देखते हैं दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी में पैसे से संबंधित है, तो इसमें लिखा हुआ है, मूल संविधान में लिखा हुआ था, अगर विवाद 20,000 रुपए से अधिक, अगर विवाद 20,000 धनराशि से अधिक का है तो इस तरह के विवाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। बट इसमें संशोधन किया गया, 30वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में, और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? जो अधिकतम राशि थी 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए से अधिक के जो विवाद है उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, तो उसको हटा दिया गया है। अब पैसे से संबंधित कोई भी विवाद अगर है तो उसकी सुनवाई, इस तरह के विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये दीवानी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें दिया गया है। अब देखते हैं अगला फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फौजदारी के तहत किन विवादों की, कैसे विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? तो पहला देखते हैं उच्च न्यायालय। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय, वर्तमान में हमारे भारत में 4
कर दिया था। दोबारा से देखिए, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द कर दिया हो, रद्द करके उस अभी जो व्यक्ति है उसको मृत्यु दंड दे दिया हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने उसे अपराध से मुक्त कर दिया है। तो इस तरह की अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। या तो ऐसा विवाद हो या फिर कैसा होना चाहिए जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, तो इस तरह के विवाद की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। या फिर इसमें भी यह करना है आपको, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना होगा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। तो ऐसे मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इस तरह से फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार देखा है हमने। आगे देखते हैं विशिष्ट में दिया है अनुच्छेद 135 के अनुसार। 135 में क्या दिया हुआ है? यानी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय या न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो इस तरह के मामले की सुनवाई भी कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। केवल सैनिक न्यायालय के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं, इनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। बाकी जितने भी उच्च न्यायालय हैं या न्याय मंडल है, इनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और यहाँ जो मामले चल रहे हैं उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है उन विवादों की सुनवाई करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील कैसे मामलों की और किस तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं आप। तीसरा है अपना अपील के लिए आज्ञा देने का अधिकार। ये भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, हमने पहले भी देख लिया है विशिष्ट में, संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं में ये अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जो विवाद चल रहा है वो अपने पास मंगवा सकते हैं। यानी उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये अनुच्छेद 136 में दिया गया है। चौथा देखते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। परामर्श कौन ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से? हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 में ऐसा लिखा हुआ है। अब किस तरह के मामले होंगे जिन पे हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेंगे? यदि किसी समय राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो इस तरह के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार के परामर्श को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति के
उनको लगता है तो स्वीकार कर लेंगे या वो स्वीकार ना करे। इस पे सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता कि मैंने जो परामर्श दिया है वो आपको स्वीकार करना होगा। अगला है अपना अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। अभिलेख न्यायालय के बारे में संविधान के अनुच्छेद 129 में उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ दो प्रकार से समझ सकते हैं हम। पहला है इस न्यायालय के निर्णय, कौन से न्यायालय के? सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे या स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनकी प्रामाणिकता पे कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसा फैसला दिया है। दूसरा तरीका है या दूसरा पॉइंट है अपना, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय अवमानना करने के लिए किसी भी प्रकार का दंड सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। ये अभिलेख न्यायालय में लिखा हुआ है जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम, मौलिक अधिकारों का रक्षक। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। कौन कौन से लेख हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्न, और उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो इनके संरक्षण के लिए ये 5 तरह के ये लेख जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा और उत्प्रेषण। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। अगला देखते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अगला है संविधान का संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को संघीय यानी केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा निर्मित विधियों, कानून, विधि को क्या बोलेंगे? कानून, कानून के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। अगर संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों की विधि के विरुद्ध हो, यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि संसद या राज्य विधायिका द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों का वो अवैध घोषित कर सकते हैं। यानी ऐसे कानून संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बनाती है जो संविधान की भावना के अनुकूल ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, पुनर्विलोकन भी कह सकते हैं। तो ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। इस तरह से आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। केंद्र सरकार में हमने व्यवस्थापिका कर लिया, कार्यपालिका हो गया अपना, और न्यायपालिका भी कंप्लीट हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कर लिया है और ये सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जिन बच्चों को पता नहीं है आपको उन बच्चों को भी इन्फॉर्म करना है। और आज का होमवर्क है आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। में इस अधिनियम को या जो ये अनुच्छेद 21 है इसका जो प्रभाव है और अधिक बढ़ गया है और इसको किसी भी आपातकाल में सीमित नहीं किया जा सकता। ये इस अनुच्छेद के द्वारा इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा तय किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है बंदीकरण में संरक्षण। तो किस तरह के संरक्षण दिए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस कारण से कौन सा अपराध किया है उसने, जिस वजह से उसको बंदी बनाया जा रहा है। दूसरा है उसे स्वयं की इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वो जैसी कानूनी सहायता चाहे वैसे वो प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा है अपना 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को न्यायाधीश के समक्ष ले जाना होगा। ऐसा भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अगर कोई शत्रु देश का निवासी है, और उसने यहाँ अपराध किया है तो उस पर ऐसा लागू नहीं होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। इसके अलावा निवारक नजरबंदी के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आप सभी को ये पढ़ना है और अपना चैनल है मधु साइंस क्लासेस, बाकी बच्चों को भी बताना है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जिन बच्चों को पता नहीं है उनको भी इन्फॉर्म करनी है। डेली क्लास लेनी है। हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर हम वीडियो डालते रहें। ओके।